मोहतरम हाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, आज द कंपेनियन के इस लाइव सेशन में मैं सादत हुसैन, रिसर्च स्कॉलर JNU, आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करने वाला हूँ ऑनलाइन एजुकेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इस मौजू पर मैं आपके सामने चंद अपने ओपिनियंस को, अपने ख़यालात को पेश करने की मैं कोशिश करूँगा, और ये भी कोशिश करते हैं कि इस सेशन के एंड में या बीच में भी आप हजरात अपने जो भी सवालात हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी आपके क्रिटिक्स हैं इस सेशन को लेकर, इन तमाम चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये सवाल अपने आप में एक सवाल कुन चीज़ है कि ऑनलाइन एजुकेशन जिसका चर्चा जो है बहुत पहले से भी चला आ रहा है। जब से इंटरनेट रेवोल्यूशन की जब बात आई थी, इंटरनेट जब मैसिव लेवल पर फैलना शुरू हुआ और उसके बाद में जब स्मार्टफोन आम होना शुरू हो गए, तो उस समय से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चर्चा रहा है। लेकिन सवाल अब इस बात पर है कि यह सवाल अब क्यों उठ रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन और उसके अंदर ख़ास करके क्वेश्चन ऑफ एक्सेसिबिलिटी को लेकर जो सवालात अब आ रहे हैं, वो सवालात अब क्यों आ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे नज़दीक। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये सवाल अब आया क्यों, इस बात का तो आप सभी जानते हैं, जो नाज़रीन है ये जानते हैं बात को, ये कि जब से ये पैंडमिक शुरू हुआ है, कोविड-19, ये पैंडमिक जब से शुरू हुआ है, जब से शुरू हुआ है, तब से जो फ़िज़िकल क्लासेस और एग्ज़ामिनेशन ये तमाम बंद हो गए थे। तो जब ये बंद हो गए थे तो ये सवाल उठा कि ऐसे हालात में जहाँ पर यानी जो फॉर्मल जो फ़िज़िकल एक्सेस टू एजुकेशन है, यानी क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर जिसको कहा जाता है, वो इनएक्सेसिबल हो गया है। तो ऐसे हालात में अल्टरनेटिव क्या है? तो इन हालात में बिला किसी चुआ चरा के, बिला किसी जो तख्लीकी सोच के बगैर, यानी बिला किसी तख्लीकी सोच के, पॉलिसी मेकर्स, स्टेट्स, एजुकेशन बोर्ड्स, इन तमाम लोगों ने ये फ़ैसला लिया, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन तमाम लोगों ने फ़ैसला लिया कि यानी टीचर्स रिमोट एक्सेस करेंगे, यानी रिमोटली स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, रिमोटली स्टूडेंट्स को इवेलुएट करेंगे, असेस करेंगे। ये फ़ैसला सामने आया। लेकिन एक सवाल जो क्लियर नहीं हुआ इन तमाम इस दौर में, इस पूरे पीरियड में, वो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन की सूरत हाल क्या थी। पैंडेमिक शुरू होने से पहले तक ऑनलाइन एजुकेशन को पॉलिसी मेकर्स ने किस तरह से देखा था, और न्यू लिबरल इकोनॉमी उभरने के बाद में जब इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ, इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद में किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को देखा गया, इस पर चर्चा जो है पैंडेमिक के दौरान जब ऑनलाइन एजुकेशन को एज एन अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा रहा है, उस वक्त इस पर चर्चा, उसको इवेलुएट करना, ऑनलाइन कोर्सेस को, ऑनलाइन इवेलुएशन के प्रोसेस को, ऑनलाइन का ओवरऑल एजुकेशनल जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है या किया जा रहा है पिछले चंद सालों से, उस पर चर्चा हमने देखा होगा। सबसे पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात की जाए, तो ऑनलाइन एजुकेशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, उस वक्त का क्लेम ये था कि यानी पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में, यानी कॉलोनियलिज़म जब ख़त्म हुआ था, जब हायर एजुकेशन एक्सपैंड कर रहा था,
तो उस समय ये सवाल देखा जा रहा था कि हायर एजुकेशन सिर्फ चंद लोगों को एक्सेसिबल है। तो इन हालात में तो इसको उसी वक्त एड्रेस किया जा सकता है जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग पढ़ाई नहीं कर सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर में दाखिल होकर, क्लासरूम में जाकर रोज़ बरोज़ क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से एक सिस्टम को क्रिएट किया गया। तो देश भर में डिस्टेंस एजुकेशन और उस पर मबनी यूनिवर्सिटीज़ के नेटवर्क्स को बिछाया गया। और उसके बाद में आता है ओपन ऑनलाइन कोर्सेस का। आप 2019 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट आया था उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एक रिकमेंडेशन आया था मूक को लेकर, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस को लेकर। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का को प्रोजेक्ट करने का, प्रपोज करने का क्लेम यही था कि हायर एजुकेशन जिस तेज़ी के साथ में एक्सपैंड हो रहा है, यानी 25 साल पहले 90s और 90 to 95 के बीच में, यानी ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था उसके बाद में हिंदुस्तान का अगर तनाजुर देखेंगे तो हिंदुस्तान के तनाजुर में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट ये है कि 18 से 24 साल के दरमियान का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो एजुकेशन में है, हायर एजुकेशन में है, उसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कहा जाता है। तो हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेट उस वक्त 4 से 5% तक था, यानी 18 से 24 उम्र के पॉपुलेशन का, यानी 4 से 5% तक, यानी फीसद तक का पॉपुलेशन हायर एजुकेशन में उस वक्त एनरोल्ड था, यानी 90 से 95 के बीच में। अब जब 2018-19 का जो लास्ट ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का रिपोर्ट अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर जो 4 से 5% तक का जो GER था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट था, वो बढ़कर 25 से 26% तक हो चुका है। तो जो एजुकेशनिस्ट है उन्होंने ये महसूस किया है कि पिछले 20-25 सालों में एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का मैसिव एक्सपेंशन हुआ है। तो उसको एजुकेशनिस्ट मासिफिकेशन भी कहते हैं, मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी कहते हैं। लेकिन अब यह सवाल पैदा ये हुआ कि ये मैसिफिकेशन दो लॉस को इनकर कर रहा है, यानी दो कॉस्ट इनकर कर रहा है। ये मैसिफिकेशन एक्सपेंशन, ये मैसिव एक्सपेंशन, वो दो ये थे कि एक एक्सेस एंड इक्विटी का सवाल था, दूसरा क्वालिटी का सवाल था कि एजुकेशन तो मैसिवली एक्सपैंड हो चुका है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको बढ़ाकर आगे 50% तक का, यानी 50% GER को 25% अब जो है आने वाले 15 सालों में 50% तक ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक्सेस एंड इक्विटी का, यानी लोगों की जो भागीदारी है, यानी डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोग और पर्सनस विद डिजेबल कम्युनिटी से लोग, ये तमाम जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वुमेन, ये तमाम लोग हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल है। जब डेटा को देखा गया, यानी लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन की रिपोर्ट भी देखी गई, उसके अंदर पर्सनस विद डिसेबल का जो रिप्रेजेंटेशन है हायर एजुकेशन में, मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, आदिवासीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, इन तीन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आने के बाद, इतने सालों बाद भी वो तशवीशनाक है और इस पर सवाल भी होना चाहिए। तो नाज़रीन, मैं ये कह रहा था कि ये जो सवाल था कि एजुकेशन मैसिवली एक्सपैंड हो चुका है, लेकिन इस एक्सपेंशनिस्ट विज़न को मद्देनज़र रखते हुए यानी एक्सेस एंड इक्विटी का जो सवाल है उसको कैसे हल किया जा सकता है, इस सवाल को हल करने के लिए एजुकेशनिस्ट ने, पॉलिसी मेकर्स ने एक रास्ता निकाला। वो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, यानी न्यू लिबरल सोसाइटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए इसका एक रास्ता यही निकाला कि ऑनलाइन ओपन कोर्सेस को की बहाली। तो यानी जब से ये ऑनलाइन ओपन कोर्सेज दुनिया भर में फैले हैं
उसके बाद में बहुत सारे स्टडीज़ भी हुए हैं, यानी जिनका एक क्लेम था कि मूक आने के बाद में जो सवाल है एक्सेसिबिलिटी, उसको मूक यानी ऑनलाइन कोर्सेस हल करेंगे। वो सवाल के यानी बरखिलाफ़ नताइज इस स्टडी में निकले हैं। ये स्टडी कंप्यूटर्स एंड एजुकेशन नाम का एक इंटरनेशनल जर्नल है, उसके 145th वॉल्यूम में आर्टिकल के शक्ल में भी इसको पब्लिश किया गया है, इस यानी इस स्टडी को। इसमें 2014 से लेकर 2018 तक का स्टडी किया गया कि इसके अंदर मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का जो क्लेम है कि वो एक यानी एक्सेस एंड इक्विटी का जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे, उस पर स्टडी किया गया। तो क्वालिटेटिव और यानी क्वांटिटेटिव दोनों स्टडी करने के बाद में लिटरेचर का एनालिसिस, रिपोर्ट्स का एनालिसिस करने के बाद में ये नतीजा निकला कि ऑनलाइन कोर्सेस का फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है जो बहुत पहले से एडवांटेज्ड पोजीशन में है। यानी एडवांटेज्ड पोजीशंस में का मतलब ये है कि यानी ऑनलाइन यानी जो इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, यानी डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करते हुए एप्लीकेशंस और इंटरनेट को पूरी तरह से किस तरह से उस पर काबू पाना है, इस पर जो कमांड हासिल कर रहे थे वो लोग ज़्यादातर एडवांटेज पोजीशन में रहे। तो ऐसे हालात में देखा जाए तो ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस का ज़्यादातर जो फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा ज़्यादातर यानी चंद तबक़ात को हुआ। उनमें से वो तबक़ात हैं जो ऑलरेडी हायर एजुकेशन में दाखिल हो चुके हैं और इन तमाम ज़राए और वसाइल को जानते हैं अंदर बाहर से, और इन तमाम ज़राए वसाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसका यूज़ अब्यूज़ जानते हैं। वो लोग ऑनलाइन ओपन कोर्सेस से ज़्यादातर फ़ायदा उठाए, ये स्टडी के जिसको मैंने कोट किया है उसके मुताबिक। और दूसरी जो चीज़, दूसरा जो फ़ायदा उन लोगों को हुआ है, यानी डिवाइसेस को लेकर, यानी समाज में ऐसे बहुत सारे तबक़ात होते हैं जो यानी माँ के पेट से ही ऐसे डिवाइसेस और इंटरनेट से वाकिफ़ियत रखने वाले होते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर जब यानी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ की जब बात आई, यानी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ का आइडिया ये था कि एक ओपन स्पेस है जिसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कोई भी उससे इस्तिफ़ादा करता है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये स्टडी का भी हवाला मैंने अभी आपके सामने दिया है कि ऐसे हालात में जहाँ 80% जिस तरह से रिसेंट में एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे एक अज़ीज़ दोस्त मुजाहिदुल इस्लाम अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट है उनका, कि उसमें यह बता रहे थे कि 80% के करीब प्रॉपर इंटरनेट अभी तक पहुंचा नहीं है। एक दूसरा स्टैटिस्टिक ये कहता है कि यानी मैसिव लेवल पर इंटरनेट एक्सपैंड हो चुका है, लोगों तक इंटरनेट पहुंचा है, स्मार्टफ़ोन की तादाद बढ़ चुकी है और 2024 तक 300 मिलियन तक स्मार्टफ़ोन के एक्सपैंड होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं उन पर बड़ा सवाल ये है कि यानी वो क्या मतलब जो स्मार्टफ़ोन जिसके पास अवेलेबल है, यानी पहली बात तो ये है कि स्मार्टफ़ोन कितने लोगों के पास आता है, लैपटॉप किसके पास है, यानी कंप्यूटर किसके पास है, और कंप्यूटर है तो वेबकाम कितने लोगों के पास एक्सेसिबल है, और इन तमाम चीज़ों के डिवाइसेस अवेलेबल होने के बाद में इंटरनेट है या नहीं है। इंटरनेट है तो इंटरनेट का फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका स्पीड क्या है, इंटरनेट का यानी मतलब यानी डेटा अवेलेबल है या नहीं है। ये तमाम सवालात उसके बाद में आते जाते हैं। अगर हिंदुस्तान के सोसाइटी पर नज़र डालें तो यानी रिसेंट जो न्यूज़ में जिस तरह से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी सडन ये जो ट्रांजिशन है ऑफलाइन एजुकेशन यानी फ़िज़िकल क्लासरूम के अंदर जो तालीम होती थी
वहाँ से जो ट्रांज़िशन है इसमें क्या कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का जो ट्रांज़िशन है, उस वो एक सडन ट्रांज़िशन में कहीं ना कहीं यानी जितने भी हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़ते हैं उससे ये पता चलता है कि पॉलिसी मेकर्स ने कहीं इस पर तवज्जो ही नहीं दी कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, यानी ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन असेसमेंट इवैल्यूएशन की बात की जा रही है, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन की बात की जा रही है। तो वो किस तरह से होगा, ना उसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे, ना टीचर्स प्रिपेयर्ड थे, ना हैं, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रॉपर उसकी तैयारी किया हुआ है। यानी सबसे पहले तो अगर देखा जाए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं अपने ख़ुद की यूनिवर्सिटी का मिसाल देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो रीसेंट जो नेशनल जो क्या कहते हैं जो रैंकिंग फेडरेशन वाला था, NIRF का जो रैंकिंग था रिसेंटली, जो टॉप 3 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अपनी जगह बरकरार किया है। लेकिन यूनिवर्सिटी के 2 टीचर्स ने एक स्टडी किया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी पैंडमिक के टाइम में जब स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स जो अपने अपने घर वापस चले गए हैं, चंद तलबा व तालिबात जो अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं, उनके अलावा यानी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घर जा चुके हैं। उनके पास कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इस पर स्टडी की गई। तो उस स्टडी कहती है कि 40 से 42% स्टूडेंट्स के पास, रिसर्च स्कॉलर्स यानी पास प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। ऐसे हालात में यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह की UGC का लेटेस्ट सर्कुलर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से ऑनलाइन पूरी कंप्लीट ऑनलाइन ट्रांजिशन की बात हुई है। एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, असाइनमेंट सबमिशन, इन तमाम चीज़ों की ये एक स्टडी। और दूसरा ये है कि एक और केस जो इग्नू का रिसेंटली मेरे नज़र से गुज़रा, वो ये था कि ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेस हो इग्नू में, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोर्स का असाइनमेंट सबमिशन। और इस पूरे इसमें असाइनमेंट सबमिशन में दुश्वारी ये आ रही है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। वहाँ असाइनमेंट सबमिट करना है स्कैन करके सबमिट, असाइनमेंट को लिखना है अपने हाथों से, रिटन असाइनमेंट, और उसको स्कैन करके अपलोड करना है इग्नू के वेबसाइट पर। और उसका फ़ाइल का साइज़ जो है यानी 14 MB से ज़्यादा ना हो, 14 मेगाबाइट से ज़्यादा ना होगा। और टोटल कैपेसिटी इग्नू एक टॉप ओपन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप यूनिवर्सिटी में गिना जाता है। कैपेसिटी है 1 TB, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का यानी मतलब जो कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी यानी अपलोडिंग के लिए वो है 1 TB। तो ऐसे हालात में पहली बात तो ये है कि एक असाइनमेंट 40 पेज 50 पेज का हो जाता है इग्नू के। ऐसे असाइनमेंट को स्कैन करना, पैंडमिक के हालात में आप कहाँ स्कैन करेंगे? एट द एंड ऑफ द डे आपको फ़ोन में स्कैन करना होगा, और फ़ोन में स्कैन करने के बाद में, और वो फ़ोन से जब इमेज में कन्वर्ट होगा, और उसका ऑटोमेटिकली इमेज का साइज़ भी बढ़ जाता है, और वो अपलोड करने में उसमें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि उसका साइज़ एक्सीड करके 28-30 MB तक भी जा रहा है एक असाइनमेंट, जबकि मैक्सिमम लिमिट 14 MB का है। तो इस तरह से दुश्वारियाँ आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की दुश्वारियाँ क्यों आ रही हैं, कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस, सबमिशन, असाइनमेंट वगैरह की भी बात आ रही है, और पिछले 1 साल से एक पूरा इलाका यानी कश्मीर का जो पूरा वैली है वो इंटरनेट शटडाउन का शिकार है। जब वहाँ इंटरनेट आया है तो वहाँ यहाँ तक सुनने में आ रहा है 2 MB का एक PDF फाइल डाउनलोड करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में ऑनलाइन एजुकेशन कैसे हम
करेंगे। यानी एक जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर वो ये है कि यानी पूरा जो ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है उसको लेकर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट ये है वो ये है कि जैसा तैयारी मैंने कहा है वो ये है कि स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन की बात की जाए तो ना टीचर्स को ऑनलाइन टीचिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, किस तरह से स्टूडेंट्स तक रीच आउट हो जाए। और तीसरा ये कि वहाँ चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन की जो फ़िलॉसफी है, यानी हर जो बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उस पर फोकस करे, उससे तालीम हासिल करे। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कभी इस पर कोई ट्रेनिंग हुआ है, न कभी जो है टीचर ट्रेनिंग पर इस हिस्से पर ध्यान दिया गया है, और ना ही स्टूडेंट्स को ट्रेन किया गया है कि किस तरह से ट्रांजिट करना है ऑफलाइन एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कैसे ट्रांजिट करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बात पर कहा गया है कि XYZ ऐप्स का यूज़ करो, XYZ वेबसाइट का यूज़ करके ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जाए। ये तवज्जो का हाँ मिल रहा है। उसके बरक्स दूसरा एक केस मेरे नज़र में गुजरा है, वो कीनिया वाला केस था कि जब हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो सडन जो ट्रांजिशन हुआ है पैंडेमिक में, तो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि यानी बच्चों के साइकी को बुरी तरह से इम्पैक्ट करने के बजाय अगर हम हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं ये फ़ैसला करते कि जिस तरह से कीनिया का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मैंने बताया है कि वहाँ पर टोटल 8,000 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, और हिंदुस्तान में कितने हैं, पिछले 4-5 दिनों से हर दिन 22 से 23,000 केसेस पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसे हालात में भी हम ये चाह रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम फ़िज़िकली वो स्कूल आकर देगा, और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होंगे, और इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, ऑनलाइन सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, ये तमाम चल रहे हैं। दूसरे ओर कीनिया ने ये किया है कि 1 साल का जो एजुकेशन का ये होगा 2000 वो लैप्स कर देंगे, और 2021 से क्लासेस यानी मतलब जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, जो इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्रेजेंट जो पूरा जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, और उस होने भी चाहिए, वो किसी और मौके पर उस पर चर्चा भी होना चाहिए। लेकिन अभी हम ये अज्यूम कर लें कि ये जो गिवन जो सिस्टम है, गिवन जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम ऑनलाइन एजुकेशन का जो सडन ट्रांजिशन है तो उससे क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं उस पर अगर फोकस भी करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी कि अगर इस साल का एकेडमिक ईयर को अगर सस्पेंड किए कर देते, एग्ज़ाम्स को सस्पेंड कर देते, इवैल्यूएशन, सबमिशन, तमाम चीज़ों को सस्पेंड कर देते या पोस्टपोन कर देते, जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो उस वक्त उन चीज़ों को कंटिन्यू करते, ये काफ़ी बेहतर होता इसके बजाय कि आप सडन ट्रांजिट करें ऑफ़लाइन से ऑनलाइन को, और अब क्लूलेस हैं कि करना क्या है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से अवेलेबल है ही नहीं है, ना ही उस तरह का एक माइंडसेट तैयार है ऑनलाइन एजुकेशन को परस्यू करना या ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करना। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कंसीडर किया ही नहीं गया। जो चीज़ कंसीडर की गई वो ये है कि किसी भी तरह से हमको कोर्सेज कंप्लीट करना है, किसी भी तरह से हमको एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना है, ये तमाम चीज़ों की बात आई है। जैसा कि मैंने मूक के केस में बताया, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज की बात की, वहाँ जिस तरह की, जैसा मैंने एक स्टडी का हवाला भी दिया, कहीं ना कहीं उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस यहाँ भी रिप्लिकेट
होंगे। ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि उसी तरह के जो स्टडी का मैंने हवाला किया है उसी तरह के चीज़ें यहाँ भी रिप्लिकेट होंगे। वो इस तरह से कि ऑनलाइन जब सडन ट्रांजिशन हुआ, एडवांटेजियस पोजीशन में वही लोग होंगे जो इंटरनेट को इजीली एक्सेसिबल जिनके लिए अवेलेबल है, और वो लोग जो इंटरनेट को बहुत इजी तरह से इजीली हैंडल कर सकते हैं, और जिनके पास टेक्निकल ग्लिचेस वो ज़्यादातर आते नहीं हैं, वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर यानी जो क्राइसिस है एक्सेसिबिलिटी को लेकर वो। लेकिन ये एक जनरल हम कंक्लूजन हम इससे डिराइव नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन टोटली इनएक्सेसिबल है। ऑनलाइन एजुकेशन जो सिस्टम है वो एक्सेसिबल भी है। जिस तरह से हमारे जो पर्सन्स विद डिसेबल फ्रेंड्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबल्स के जो एसोसिएशंस हैं, उनका एक अरसे से डिमांड ये है कि यानी ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। यानी जिस तरह से हॉस्टल से, घरों से, यूनिवर्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स तक जाना, स्कूल कॉम्प्लेक्स तक जाना और पढ़ाई करना, ये अपने आप में पर्सन्स विद डिसेबल्स के लिए एक बहुत ही यानी चैलेंजिंग वर्क है। उसके बजाय तो ऐसा भी देखने में आया है कि पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड जो एसोसिएशन हैं, जिस तरह से जेएनयू में जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स का फोरम है, फोरम का भी यही डिमांड है कि ऑनलाइन एजुकेशन को, ऑनलाइन कोर्सेस को प्रोवाइड करें। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि जिस तरह से कहा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन, जिस तरह से मैंने अभी कहा है कि इनएक्सेसिबल है, स्टडीज़ भी कह रही हैं, लेकिन जो पर्सन्स विद डिसेबल कम्युनिटी है वो ऑनलाइन एजुकेशन को वेलकम क्यों करता है, उसको उस पर तरजीह क्यों देता है? वो इसलिए तरजीह देता है कि जो ऑफलाइन एजुकेशन है, यहाँ आता है आयरनी। जब हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इनएक्सेसिबल है, ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइड की जो बात की जाती है। लेकिन सवाल जो पर्सन्स विद डिसेबल के केस में अगर देखा जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऑफलाइन एजुकेशन कौन सा एक्सेसिबल एजुकेशन है? हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, यानी केजी टू पीजी पीएचडी तक का, उस स्ट्रक्चर में ऑफलाइन एजुकेशन भी कहाँ तक एक्सेसिबल है? डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन ऑफलाइन एजुकेशनल स्पेसेस में, फिज़िकल स्पेसेस में भी होते हैं। तो ऑफलाइन एजुकेशन भी तो प्रॉब्लमेटिक है कहीं ना कहीं। तो 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 प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे। जो डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, एक्सक्लूजन ऑफलाइन स्पेसेस में जब हम पूरी तरह से भी नहीं कर रहे हैं, और हम किस मॉरल ग्राउंड से ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन यानी बहुत बार ऐसे होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कवर हो सकता है। हम देखते हैं कि यानी ऑफलाइन एजुकेशन में जिस तरह से टीचर्स कास्टिस्ट होते हैं, इस्लामोफोब होते हैं, उसी तरह से फेलो स्टूडेंट्स कास्टिस्ट होते हैं, इस्लामोफोब होते हैं, और कास्ट, जेंडर, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्सुअलिटी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना, ह्यूमिलिएट करना, ये ऑफलाइन एजुकेशन में ये कॉमन है, स्टडीज़ हैं और रिपोर्ट्स हैं इन पर। तो ऐसे हालात में किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो सालों तक अपने जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में ह्यूमिलिएशन को, डिस्क्रिमिनेशन को
एक्सक्लूजन को फेस करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्पेस कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा कवर के तौर पर साबित हो सकता है। तो इस हिसाब से तो ऑनलाइन एजुकेशन इस एरिया में एक बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। तो एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पैंडमिक शुरू हुआ, फिज़िकल स्पेस जब जैसे क्लोज़ हुआ, इस वक्त पॉलिसी मेकर्स को, एजुकेशनिस्ट को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो रेस्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट है, उन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ये सोचें कि किस तरह से हम इफ़ेक्टिव तौर पर हम तमाम लोगों को, यानी एजुकेशन फॉर ऑल की जो फ़िलॉसफी है उसके तहत तमाम लोगों को एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, इस पर सोचना काफ़ी बेहतर होता। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, कीनिया का जो एग्ज़ाम्पल है, जहाँ 8,000 केसेस होने के बावजूद भी एक इस तरह का एक बड़ा स्टेप लिया है। हिंदुस्तान का के जो एजुकेशन जो यानी पॉलिसी मेकर्स भी इस तरह का एक स्टेप ले सकते थे और सोच सकते थे कि किस तरह से इस पूरे पीरियड में कि लोगों को ट्रेन करें, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स की पहले ट्रेनिंग के किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरह से एक्सेस करें, इसका ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से प्रोवाइड करना, यानी हर जगह, ये तमाम चीज़ों पर सोचा जा सकता था। इसके अलावा भी किस तरह से एक चाइल्ड ओरिएंटेड जो एजुकेशन है उस फिलॉसफी को सामने रखते हुए किस तरह से काम किया जा सकता था, तो उस पर सोचा जा सकता था। तो इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं अपनी बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, और कंपेनियन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात को इज़हार करने का। शुक्रिया।